नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोरोना महामारी के कारण सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली ने अपने ऑफलाइन बैच सभी क्लोज कर दिए। उसी के चलते हुए सभी टीम ने एक निर्णय लिया कि स्टूडेंटों तक कैसे ना कैसे स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाए, जिससे स्टूडेंट पढ़ाई में कोई बाधा न हो स्टूडेंटों को। उसी कारण सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली ने आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के नाम से बनाया है, जिसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के अलावा अगर आप YouTube के अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड डिफेंस एकेडमी, दोबारा से फिर बता रहा हूं, सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड डिफेंस एकेडमी के नाम से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां दो बैचेज अपन ने चला रखे हैं, एक आर्मी GTS के नाम से चला रखा है और दूसरा बैच चला रखा है अपन ने MM01 के नाम से। MM01 में जितने भी अपने पास स्टूडेंट जो जनरल बैच में पढ़ते थे, उन्हीं सभी सब्जेक्टों की क्लास उसी में तुम्हें मिलेगी। इनके अलावा जो आर्मी JTS का जो अपन ने बैच चला रखा है वो स्पेशल फॉर आर्मी के लिए है, जो जयपुर सीकर और भर्ती के स्टूडेंट हैं। उसी के बाद में मैं चर्चाएं करता हूं। जहां तक अपन ने ऑफलाइन बैच में लगभग जीव विज्ञान का पाठ पूरा पढ़ लिया था। स्टार्टिंग अपन ने भौतिक विज्ञान से कर दी थी, लेकिन उसी पाठ को मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, तो मैं भौतिक विज्ञान जिसे अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहते हैं। ध्यान रखो, YouTube चैनल को जिसका नाम सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक वो स्टडी मटेरियल सस्ता पहुंचा सके जो आपको अपने लक्ष्य में कामयाब होने में मदद करेगा। ज्यादा से ज्यादा हम अपना स्टडी मटेरियल को तैयार कर रहे हैं। इनके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी अपन ने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उससे संबंध में कोई क्वेश्चन बना, तो वो तुम्हें PDF फाइल के माध्यम से मिलेगा, जो अपने प्ले स्टोर में जो अपना ऐप है सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड डिफेंस एकेडमी, उसको डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में अपना वो मैटर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें टेस्ट भी होंगे। इनके अलावा जो अपन स्टडी मटेरियल कोई कोर्स से संबंध में है वो भी तुम्हें मिल पाएगा। अपन चैप्टर पर चर्चाएं करते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग चैप्टर लिखा है भौतिक विज्ञान, जिसे अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? फिजिक्स। स्टार्टिंग की बात आती है, सबसे पहले तुम्हारे को एक शब्द लिखा है यहां देखो, विज्ञान। तो तुम एक चर्चा करते हो कि गुरुजी विज्ञान क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं साइंस, पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, साइंस जो शब्द है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिस शब्द का नाम है सिंथिया। लैटिन भाषा के साइंथिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? ज्ञान या जानना। लेकिन दूसरे अर्थ में मैं बात करूं तो देखो, यहां मैंने साइंस को हिंदी भाषा में लिखा है विज्ञान। अगर मैं बात करूं विज्ञान की, तो मैं विज्ञान का संधि विच्छेद करूं तो लिख सकता हूं V प्लस ज्ञान। V का अर्थ होता है यहां वातावरण। V का अर्थ यहां क्या होता है? वातावरण। और ज्ञान का मतलब होता है अपना यहां ज्ञान, या फिर अपन कह सकते हैं अध्ययन।
हमारे चारों तरफ के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना भी क्या कहलाता है? विज्ञान। या इसे मैं दूसरी भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एक परिभाषा और दे सकता हूं, इस भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इस भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। में दूसरी परिभाषा और लिख रहा हूं, देख लो। इस भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ये अपने पास एक सिंपल सी विज्ञान की परिभाषाएं थी, क्योंकि जब भी साइंस टॉपिक को पढ़ते हैं तो जरूरी है कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले तुम्हें यही कोई पूछ ले कि विज्ञान किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइंस कहा जाता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वह इसी अर्थ को अपन दूसरी भाषा में ने तो अपन ने कहा कि विज्ञान का मैं संधि विच्छेद करूं तो बनता है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है वातावरण, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या फिर अध्ययन या फिर क्या कह सकते हैं? जानना। हमारे चारों तरफ के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या फिर इनके अलावा मैं परिभाषा दूं तो मैंने कहा प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या फिर इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, जैसे इस भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं कुछ घटनाओं के तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं। पंखे को चलता हुआ तुमने देखा होगा, पंखे को तुमने चलता हुआ देखा होगा, तो तुम एक बात सोचते हो, गुरुजी जैसे ही पंखे का हम स्विच दबाते हैं और पंखे के स्विच दबाते ही पंखा चलने लग जाता है। क्यों ऐसा क्या हुआ? तो तुम कहते हो गुरुजी पंखे में एक मोटर लग रही है, जिस मोटर को तुम कहते हो विद्युत मोटर। क्या कहते हैं भाई? विद्युत मोटर। इस विद्युत मोटर को हमने एक ऊर्जा दी, जिस ऊर्जा का नाम है विद्युत ऊर्जा। क्या नाम है भाई? विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर ने एक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। वो ऊर्जा कैसी है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली रूप से पूछ लूं कि विद्युत मोटर का कार्य है, तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्या मैं इस बात का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं? क्या ये विज्ञान है या नहीं है? इसके अलावा मैं और भी उदाहरण तुम्हें देता हूं जो अपन ने दैनिक जीवन में कार्य उपयोगी है। जैसे मैं तुम्हें कहूं लाउड स्पीकर। मैं बात करूं थोड़ी देर लाउड स्पीकर की, देखो क्या है। तुम कहते हो गुरुजी लाउड स्पीकर क्या कार्य करता है, तो तुमने कहा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को एक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई? ध्वनि ऊर्जा। तो तुम कह सकते हो लाउड स्पीकर का कार्य है, अपन कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है, किस ऊर्जा में?
ध्वनि ऊर्जा में। फिर अपन एक बात और कहते हैं, एक साधारण सा सवाल और आता है अपने पास माइक्रोफोन का। किसका उदाहरण आता है? माइक्रोफोन का कार्य है, तो तुम कहते हो गुरुजी माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन में अपन बोलते हैं, बोलने वाली ऊर्जा कौन सी है? ध्वनि ऊर्जा। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में भाई? विद्युत ऊर्जा में। तो ये सभी इन चीजों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। क्या ये विज्ञान है या नहीं है? उसी के बाद में मैं और थोड़ी समय के लिए बात करता हूं। तुमने यहाँ एक शब्द लिखा, देखो वातावरण। थोड़ी सी मैं एनवायरमेंट की भी बात करता हूं कि एनवायरमेंट क्या है। तुम कहते हो गुरुजी हमारे चारों ओर एक वायुमंडल विद्यमान है। क्या वायुमंडल में, वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में विद्यमान है क्या? गैस। वायुमंडल में क्या विद्यमान है भाई? गैस। और इन गैस विद्यमान है, इसी के कारण अपन कौन सा कार्य करते हैं? श्वसन का कार्य। कौन सा कार्य करते हैं? श्वसन का कार्य। अगर मान लो गैसें उपलब्ध न होती तो क्या श्वसन का कार्य हो सकता था? जैसे तुम एक बात इसी पर अगर चर्चाएं करते हो तो एक बात आती है कि गुरुजी वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। लेकिन जीवन किस ग्रह पर संभव है? तो तुम कहते हो केवल पृथ्वी। किस पर संभव है? लेकिन उसका कारण क्यों है? क्योंकि उसका कारण है यहाँ क्या उपलब्ध है? वायुमंडल। क्या उपलब्ध है भाई? और वायुमंडल है तो क्या है? गैसें हैं। और गैसें हैं तो अपन कौन सा कार्य कर रहे हैं? श्वसन का कार्य। गैस में मैं अगर बात करूं तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इनके अलावा ऑर्गन वगैरह ये सब चीजें हैं। इनकी अपन कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? CO2 की मात्रा। अगर मैं नाइट्रोजन की मात्रा की बात करूं तो लगभग 78%। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 20.8 या फिर मैं लिख सकता हूं 21%। और मैं अगर CO2 की बात करूं तो 0.03%। ऐसा दर्शाया गया है। तो ये सभी चीजों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना भी क्या कहलाता है? विज्ञान। क्या कहलाता है भाई? विज्ञान। अब मैं थोड़े चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूं। इन पर बातें तो अभी अपन बहुत सी और कर सकते हैं। एक ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि विज्ञान क्या है। उस विज्ञान क्या है उसकी परिभाषाएं मैंने तुम्हें कई लिख दिए हैं, कई उदाहरण भी मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अगर फिर भी तुम्हें कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपना जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें एक चैट का ऑप्शन है, उस चैट के माध्यम से तुम मुझे चैट या मैसेज करके बता सकते हैं कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है। भौतिक विज्ञान टॉपिक अपने पास है, भौतिक विज्ञान पर अपन चर्चाएं करते हैं। देखो सबसे पहला शब्द तुम्हारे पास लिखा है भौतिक विज्ञान। मैं तुम्हें कहूं कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं तो तुम कहते हो गुरुजी भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फिजिक्स। फिजिक्स की तुम बात करो, सबसे पहले तुम्हें पूछ लेगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि जब तुम भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले अगर मैं तुम्हें एक बात और पूछ लूं कि जो हमारे पास विज्ञान है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना मोस्टली जो विज्ञान शब्द है इस विज्ञान को मुख्यतया मैं 2 भागों में बांटता हूं। कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 2 भागों में बांट सकते हैं। और अगर कंपेटिटिव तौर पर तुम लिखो तो कंपेटिटिव तौर पर अपन मुख्यतया 3 भागों में यहां डिवाइड करते हैं। अगर कंपटीशन के आधार पर अपन पढ़ते हैं तो अपन डायरेक्टली 3 भाग बांटते हैं। सबसे पहला भाग अपन बांटते हैं क्या? जीव विज्ञान, जिसे तुम अंग्रेजी भाषा में कहते हो बायोलॉजी। दूसरा बांटते हो तुम रसायन विज्ञान, जिसे अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा अपने पास शब्द आता है भौतिकी, जिसे अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फिजिक्स।
ये अपने पास तीन चीजें आती हैं, और अगर अपन इन तीनों चीजों में अलग अलग शब्दों पर अलग अलग अर्थों की बातें होती हैं, तुम कहते हो गुरुजी जीव विज्ञान शब्द है उसमें जीव का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में किन्हें पढ़ा जाता है? जीवों के बारे में। जब भी रसायन विज्ञान की बात आती है तो पदार्थ एवं उनके मध्य होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इट मींस यहाँ पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और जब भौतिक विज्ञान को अपन पढ़ते हैं तो पदार्थ व ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ व ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पदार्थ को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं जिसे अपन कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं भाई? द्रव्य। यहां तक की बात में शायद किसी भी दिक्कत नहीं होगी। अपन सबसे पहले अपन चैप्टर पर चलते हैं भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कह रहे हैं अपन फिजिक्स। देखो भाई, अपन सबसे पहले भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास क्या आती है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किन चीजों को पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने तुम्हें एक बात को लिखा, देखो कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो तुमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कह सकते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या कह सकते हैं भाई? भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। देखो अपने पास यहाँ दो शब्द नए हैं, एक शब्द है द्रव्य और दूसरा शब्द है ऊर्जा। अपने पास यहाँ मैंने जो परिभाषा तुम्हें लिखी है उसमें अपने पास दो शब्द नए हैं। पहला शब्द तो मेरे पास है द्रव्य, और द्रव्य का मैं दूसरा नाम लिख सकता हूं पदार्थ, और दूसरा मेरे पास शब्द है ऊर्जा। इन दोनों के बारे में पहला मैं थोड़ी बात तुम्हें बता देता हूं। इन शब्दों पर चर्चाएं करके ही अपन आगे इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं किसकी भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की या द्रव्य। स्टार्टिंग तुम्हें पूछेगा कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, तो मैं क्या कह सकता हूं? तुम कह सकते हो प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। क्या ये बात सही है या नहीं है? जैसे मैं तुम्हें एक बात करूं, ये मान लो मेरे हाथ में डस्टर है या फिर ये पेन है। अगर मैं इसे किसी जगह या स्थान पर रखता हूं तो ये स्थान घेरती है, या फिर इसको किसी स्थान पर जैसे तुम रखते हो तो ये क्या घेरती है? जगह घेरती है। तो मैंने पहली ही बात में लिखा है कि प्रत्येक वस्तु क्या घेरती है? स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब मैं यहां कह सकता हूं इसमें कोई वजन तो है, क्योंकि जब भी मैं द्रव्यमान की बात करूंगा तो द्रव्यमान का मात्रक तुम लिखते हो गुरुजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी है, केजी को मैं कहूं तो किलोग्राम। बोलो ऐसे कहते हो या नहीं कहते हो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो तुम कहते हो द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और मैं तुम्हें कहूं कि द्रव्यमान
किसी वस्तु में अपन द्रव्यमान किसे कहें? किसी वस्तु में पदार्थ या फिर क्या कह सकते हैं, द्रव्य की मात्रा। किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। तो मैंने दूसरी बात क्या लिखा? जिसमें द्रव्यमान हो। इनके अलावा जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सके, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव कर सके, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं भाई? पदार्थ या फिर क्या कहलाती हैं? द्रव्य। ध्यान रखना, पदार्थ की अगर बात करो कि कौन कौन सी चीज है जो पदार्थ में आती है, जैसे मैं कहूं तुम्हें पेंसिल, इनके अलावा जैसे लकड़ी, इनके अलावा अगर अपन बात करें पेंसिल है, लकड़ी है, मेज है, ये सब चीजें क्या है? तो अपन कह सकते हैं ये सब चीजें क्या है भाई? पदार्थ या द्रव्य में गिनी जाती है। अपने पास जैसे अपन और भी बात कर लें, जल है, ये सब चीजें क्या है? इत्यादि। ऐसी बहुत सी चीजें हैं प्रकृति में जो प्रत्येक वस्तु, देखो मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है वस्तु, तो मैं यहाँ वस्तु के बारे में भी परिभाषा दे सकता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें कहूं कि वस्तु क्या है, तो ध्यान रखना प्रत्येक वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है। या फिर इसके अलावा क्या कह सकता हूं? द्रव्य से मिलकर बनी विशेष गुण वाली सामग्री को क्या कह सकता हूं भाई? द्रव्य से मिलकर बनी विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। वस्तु जैसे कपड़े हैं, ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास मार्कर है, डस्टर है, कोई भी हो सकता है, जैसे मोबाइल फोन है, वो सब वस्तुएं हैं। उनकी जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब किनसे मिलकर बनी है? पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी है। मैंने पदार्थ की भी परिभाषा तुम्हें लिख दी है। वस्तु क्या होता है मैंने तुम्हें ये समझा दिया है कि वस्तु क्या होते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में अपन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। प्रत्येक वस्तु क्या गिनती है भाई? स्थान गिनती है जिसमें द्रव्यमान होता है। उसी के बाद में जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या कर सकती हैं? अनुभव कर सकती हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ या फिर क्या कहलाते हैं? द्रव्य। जब मेरे पास यहाँ बात आई द्रव्यमान की, तो मैंने तुम्हें एक चीज वो समझा दी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो तुमने कहा द्रव्यमान का मात्रक तो केजी, केजी को अपन फुल फॉर्म में लिखें तो कह सकते हैं किलोग्राम। मैंने कहा कि द्रव्यमान होता क्या है, तो तुमने कहा किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की मात्रा, कोई भी वस्तु है उसमें पदार्थ या द्रव्य की मात्रा कितनी है, वो द्रव्य की मात्रा को दर्शाना ही क्या है? द्रव्य। द्रव्य की मात्रा को दर्शाना ही क्या है? द्रव्यमान। उसी के बाद में ये तो मेरे पास परिभाषा आ गई भाई पदार्थ या द्रव्य। तुमने एक शब्द और इसमें भिन्न आया है, जो शब्द है मेरे पास ऊर्जा। क्या शब्द और आया है मेरे पास? ऊर्जा। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। यहां दूसरा शब्द मेरे पास इस परिभाषा में जो मुझे भिन्न लगा, थोड़ा अलग लगा, वो शब्द है मेरे पास क्या? ऊर्जा। क्यों ना अपन ऊर्जा को भी समझ लें कि ऊर्जा क्या है। तो अपन देखो ऊर्जा के बारे में भी बात करते हैं। ऊर्जा को अंग्रेजी भाषा में एनर्जी कहते हैं,
क्यों ना ऊर्जा की भी बात कर ली जाए। किसी वस्तु में कार्य करने की, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अभी देखो अपने पास अब ऊर्जा की भी परिभाषा, क्या परिभाषा? कार्य करने की क्षमता। मेरी कार्य करने की क्षमता है जो मेरी ऊर्जा है, मतलब मैं कार्य करने की जो क्षमता की बात कर रहा हूं, कार्य करने की क्षमता को मैं क्या कहता हूं? ऊर्जा। एक टॉपिक और आता है ऐसा ही, तुमने एक शब्द और सुना होगा, शक्ति, जिसको अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पावर। इन दोनों में विभेदन देख लो। कार्य करने की क्षमता को तो क्या कहते हैं? ऊर्जा। और मैं कह दूं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भाई? तो तुम कह सकते हो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो अपन कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं भाई? कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। जैसे इन एग्जाम्पल में अपन कोई कर्ता द्वारा, मान लो कोई कर्ता, और इस कर्ता द्वारा W कार्य मान लो क्या है? W। और किसी कर्ता द्वारा W, मान लो कर्ता मैं हूं और मैं कोई कार्य कर रहा हूं, वो कार्य मेरे पास क्या है? W। और ये कार्य मैं कर रहा हूं T समय में। कितने समय में कर रहा हूं भाई? T समय। तो मैं क्या कह सकता हूं कि शक्ति बराबर क्या होता है यहां? तो शक्ति बराबर मैं कह सकता हूं W बटा T। मैं क्या कह सकता हूं? शक्ति बराबर W बटा T। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ कि कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया, किसी कर्ता द्वारा W कार्य कितने समय में किया गया? T समय में किया गया। तो कार्य कर्ता की शक्ति क्या है? तो कर्ता की शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और कार्य में अगर हम समय का भाग दे देंगे तो उसकी क्या निकल कर आ जाएगी? कर्ता की शक्ति निकल के आ जाएगी। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई? वाट। थोड़ी अपन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें कहूं जो ऊर्जा तुम्हारे पास है वो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो तुम कहते हो गुरुजी ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और मैं कहूं कि ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस एक पद्धति है मात्रकों की, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति जिसे कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति के अनुसार ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ध्यान रखना सीजीएस पद्धति के अनुसार ऊर्जा का मात्रक है अर्घ। क्या मात्रक है भाई? अर्घ। और मैं कहूं कि 1 जूल बराबर कितना? तो ध्यान रखना 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ। ये तुम्हारी बात हो गई भाई किसकी? ऊर्जा की। और ऊर्जा के साथ साथ में मैंने तुम्हें यहाँ बात पढ़ा दी है थोड़ी शक्ति की। यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक मात्रक और बना सकते हैं वैसे यहाँ से अपन, क्योंकि शक्ति को मैंने लिखा है कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मैं दूसरा मात्रक लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? जूल प्रति सेकंड। और ये मात्रक कैसा होता है? सीजीएस। ध्यान रखना फॉर्मूले से बनाया गया मात्रक कैसा होता है? सीजीएस मात्रक होता
है, और CGS मात्रक में कहूं शक्ति का क्या है, तो अपन सिंपल सा कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए अपन ने क्या लिख लिया, जूल प्रति सेकंड। यहां तक की बात में दोनों में किसी को दिक्कत है तो बताओ। आगे चलते हैं, अपने पास द्रव्य की भी बात हो गई और ऊर्जा की भी बात हो गई। ध्यान रखना, एक शब्द और लिखा आता है कई बार, द्रव। ध्यान रखना, द्रव क्या है, द्रव्य पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ की कैसी अवस्था है, भौतिक अवस्था। मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछूं कि द्रव क्या है, तो द्रव तो पदार्थ की भौतिक अवस्था है, लेकिन मैं पूछ लूं कि द्रव्य क्या है, तो कह सकते हैं द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है भाई, पदार्थ है, क्योंकि द्रव्य की मुख्यतया भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, या पदार्थ की जो मुख्यतया भौतिक अवस्थाएं होती हैं, वो होती है मुख्यतया तीन, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन मैं मोस्टली बात करूं, वर्तमान में अपन कुछ किताबों में पढ़ते हैं कि पदार्थ या द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं होती हैं 6, मुख्यतः 3, ठोस, द्रव और गैस, वैसे होती हैं 6। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, पांचवी अवस्था होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और छठी अवस्था होती है FIC, फर्मेट आयन कंडेंसेट। यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ। जब अपन रसायन विज्ञान पढ़ेंगे उस समय पदार्थ के बारे में और भी अच्छे से व्याख्यान करेंगे। उसी के बाद में अपन थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि फिजिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में अपन थोड़ा आगे और चलते हैं। तुमने फिजिक्स की परिभाषा तो देख ली है, उसी के बाद में अपन आगे चले तो तुम्हें एक सवाल दिमाग में चलता होगा कि गुरुजी जब हमने जीव विज्ञान को पढ़ा तो तुमने लिखवाया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो तुमने सीधा नाम दिया था अरस्तु का, एरिस्टोटल, जिसको अंग्रेजी भाषा में अपन एरिस्टोटल लिखते हैं। मैं तुम्हें कहूं कि जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहते हैं, तो तुम सब लोग कहते हो गुरुजी अरस्तु को कहते हैं। उसी प्रकार मैं तुमसे पूछ लूं कि भौतिक विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, फादर ऑफ फिजिक्स। तो ध्यान रखना अपने पास आ जाएगा न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो पूरा नाम अगर तुम्हें पूछे तो चार्ल्स इसैक न्यूटन को अपन भौतिक विज्ञान का जनक या पिता कह सकते हैं। मैं इधर हिंदी में भी लिख देता हूं, भौतिक विज्ञान का जनक या अपन कह सकते हैं क्या पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा न्यूटन। क्या जाएगा भाई, न्यूटन। लेकिन वर्तमान जमाना मॉडर्न टाइम का आ गया और धीरे धीरे हम आधुनिक भौतिक विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें कहूं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, तो मैं तुम्हें कहूं अंग्रेजी भाषा में फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आंसर क्या है, तो ध्यान रखना फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो मैं कह सकता हूं आइंस्टाइन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो मैं कह सकता हूं आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसे आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान में अपन द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा भौतिक विज्ञान में हम राशियों का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करेंगे भाई, राशियों। एक वैज्ञानिक और आया था जिनके अनुसार एक परिभाषा और दी जाती है और उन्होंने क्या बताया, भौतिक विज्ञान जो है वो एक प्रकार का मापन का विज्ञान है। मैं तुम्हें डायरेक्टली एक बात और कहूं,
भौतिक विज्ञान की परिभाषा दूं कि भौतिक विज्ञान है, तो ध्यान रखना भौतिक विज्ञान एक प्रकार का मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान एक प्रकार का मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान एक प्रकार का किसका विज्ञान है? मापन का। देखो एक शब्द आया है नया, मापन। मैं तुम्हें कहूं मापन की बात, कि मापन शब्द से यहां कई चीजें निकल कर आई कि तुमने कहा भौतिक विज्ञान एक प्रकार का मापन का विज्ञान है। माप अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किनका करेंगे? तो तुम एक शब्द लिखते हो, मापेंगे अपन किनको? राशियों को। किनको मापा जाएगा भाई? तो तुम कहोगे कि माप तो अपन किनका करेंगे? राशियों का। किनका करेंगे भाई? राशियों। किनका मापन होगा? राशियों का मापन होगा। तो सबसे पहले एक बात आती है कि गुरुजी राशि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंटली बात है कि भौतिक विज्ञान एक प्रकार का मापन का विज्ञान है, तो माप अपन किनका करें? तो तुम कहते हो माप अपन राशियों का करेंगे। और मैं तुम्हें यही पूछ लूं कि राशि क्या होती है? तो अपन कह सकते हैं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे राशि कहते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछूं कि राशि किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? राशि। जैसे मैं तुम्हें कह दूं आयु। इसके अलावा आयु के अलावा मैं कह सकता हूं वस्तु का भार। उसके अलावा मेज की लंबाई। इन तीनों पर ही मैं थोड़ा उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं। जैसे मैं तुम्हें पूछ लूं कि पहला तुमने एग्जाम्पल लिखा है आयु, और मैं तुम्हें कहूं कि मेरी आयु 25 वर्ष 2 माह है। मेरी आयु 25 वर्ष 2 माह है। तो क्या ये संख्यात्मक मान है या नहीं है? ध्यान से देखो, मैं जो चीज तुम्हें बोल रहा हूं उसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे ये शब्द बहुत काम आएंगे। अपन ने एक शब्द लिखा आयु, और आयु को मैं कह रहा हूं कि मेरी आयु 25 वर्ष 2 माह है। तो यहां शब्द देखो, पहले संख्यात्मक मान एक तो 25 है और एक मैंने लिखा 2। 25 वर्ष और 2 माह है, तो क्या संख्यात्मक मान आ रहा है या नहीं? तो इसी कारण आयु अपन क्या कह सकते हैं? क्या है? राशि। मैं कहूं अगली बात वस्तु का भार। क्या कहूं मैं? वस्तु का भार। और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मैं कहूं किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है। क्या यहां संख्यात्मक मान आया या नहीं आया? अगला शब्द है मेरे पास मेज की लंबाई। क्या शब्द है भाई? मेज की लंबाई। और मैं तुम्हें कहूं कि शब्द दिया है मेरे पास मेज की लंबाई, और मैं कहूं कि मेज की लंबाई 5 मीटर है। कितनी है भाई? मेज की लंबाई 5 मीटर है। कितनी है भाई? 5 मीटर है। तो क्या संख्यात्मक मान है या नहीं? तो अपने पास जो पहली बात तो मैंने लिखी थी वो शायद तुम सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? राशि। जैसे आयु है, वस्तु का भार है,
बेस की लंबाई है इत्यादि के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो राशियों में गिनी जाती हैं। उसी के अलावा मैं तुम्हें दो बातें और करूं, जैसे गुरुजी राशियों का अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली राशियां कौन सी होती हैं, तो तुम कहते हो भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कैसी राशियां पढ़ी जाएंगी, तो तुम एक बात कहते हो भौतिक राशि। तो मैं तुम्हें कहूं कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, तो ध्यान रखना ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशि। उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल अपन लें कि भाई ऐसी राशियां कौन कौन सी हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, तो तुमने कहा वस्तु का द्रव्यमान, पहला शब्द तुमने लिखा वस्तु का द्रव्यमान। आगे मैं और बात करूं तो लंबाई है, घनत्व है, तापमान है। इनके अलावा अगर अपन बात करें विद्युत धारा है, समय है, चाल है, दूरी है। क्या इन सभी चीजों का हम माप कर सकते हैं या नहीं? जैसे मैंने तुम्हें कहा वस्तु का द्रव्यमान, मैंने कहा ये मेरे पास मान लो 1 लीटर तेल है या मेरे पास 1 किलो चीनी है, तो मैं कहूं कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो तुम कहोगे 1 किलोग्राम। या तेल है तो मैं तुम्हें कहूंगा 1 लीटर। कितना है भाई, 1 लीटर। बोलो कह सकते हैं या नहीं? उसी के बाद मेरे पास है लंबाई। लंबाई को भी हम माप सकते हैं। मैंने कहा इस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो लंबाई को तुमने किस में मापा, मीटर में। किस में मापा भाई, मीटर में। मैंने कहा तापमान, तापमान का मात्रक अगर मैं लूं तो क्या है, केल्विन है। इनके अलावा जैसे सेल्सियस में, फारेनहाइट में, इनमें भी माप सकते हैं, लेकिन तापमान का अगर ऐसा ही मात्रक तुम बात करते हो तो क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा है, जैसे मैंने तुम्हें कहा कोई चालक तार है, उस चालक तार में तुम 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हो, तो विद्युत धारा को भी किसमें मापा तुमने, एम्पियर में। किसमें मापा तुमने, एम्पियर। समय है, समय को किसमें मापा, सेकंड में। मैंने कहा तुम्हें कि दिल्ली से जयपुर जाने में, दिल्ली से जयपुर जाने में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का। बोलो समय का मापन हुआ या नहीं हुआ? घंटे को अपन चेंज कर सेकंड में भी दर्शा सकते हैं, तो ध्यान रखना ये समय की। चाल को माप सकते हैं अपन, दूरी को माप सकते हैं। जैसे मैं कहूं दिल्ली से जयपुर की दूरी 350 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर तक की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर है। तो क्या इन राशियों का अपन ने मापन किया या नहीं किया? तो ध्यान रखना भौतिक विज्ञान में अपन कैसी राशियां पढ़ेंगे, भौतिक राशियां। इन भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे वस्तु का द्रव्यमान है, लंबाई है, घनत्व है, तापमान है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, दूरी है। इन सभी भौतिक राशियों का अलग अलग मात्रक होता है, जिनके द्वारा हम इन भौतिक राशियों को दर्शा सकते हैं। लेकिन जब आगे भौतिक राशियों को पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चलता है कि भौतिक राशियों को भी डिवाइडेशन किया गया है क्या? तो ध्यान रखना एक बात यहाँ कि भौतिक राशियों को भी मोस्टली दिशा के आधार पर, किसके आधार पर भाई, दिशा के आधार पर। भौतिक राशियों को किस
किसके आधार पर? दिशा के आधार पर मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखो भाई इधर मैं तुम्हें कहूं भौतिक जो राशियां हैं उनको किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दिशा के आधार पर मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। किसके आधार पर भाई? दिशा के आधार पर। किसके आधार पर भाई? दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मेरे पास है अदिश राशि। सबसे पहला मेरे पास कौन सा है? अदिश राशि। और नंबर 2 मेरे पास है सदिश राशि। मैं तुम्हें कहूं कि भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना दो भागों में। पहला है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश राशि को अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्केलर्स क्वांटिटीज और इन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अपन अदिश राशि को तो कहते हैं स्केलर्स और सदिश राशि को अपन कहते हैं वेक्टर्स। राशियां लिख रहे हैं इसलिए क्वांटिटीज और लिख देते हैं। स्केलर्स क्वांटिटीज और वेक्टर्स क्वांटिटीज। इन दोनों बातों को मैं तुम्हें एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना क्योंकि वो उदाहरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस उदाहरण को अगर तुम समझ गए तो कभी भी सदिश और अदिश राशियों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखना, उदाहरण को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें बता रहा हूं। देखो मेरे पास कोई बिंदु ये है और कोई बिंदु मेरे पास ये है। ये बिंदु मान लो ए है और ये बिंदु मान लो बी। ध्यान रखना मैंने दो चीजें ली है, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु क्या लिया है मैंने बी। और मैंने दिशा को दर्शाने के लिए यहां एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे ऊपर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं उत्तर दक्षिण, और इधर मैं लिखूं तो पूर्व, और इधर लिखूं तो मैं पश्चिम। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें कहा कि मैंने एक डायग्राम के माध्यम से तुम्हें दो तीन चीजें मैं तुम्हें यहां बताऊंगा जो तुम्हें अच्छे से स्पष्ट हो सकती हैं। तुमने यहां एक डायग्राम बना दिया है। इधर बिंदु है ए, इधर बिंदु है बी। इधर हमने दिशा के परीक्षण के लिए डायग्राम बना दिया है। इधर मैं लिख रहा हूं उत्तर, इधर दक्षिण, इधर लिख रहा हूं मैं पूर्व, और इधर लिख रहा हूं मैं पश्चिम। यहां तक की बात में किधर किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इसको मैं एन लिख सकता हूं, इसे मैं एस लिख सकता हूं, इसे मैं ई लिख सकता हूं, और इसे मैं डब्ल्यू लिख सकता हूं। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब देखो मैं तुम्हें कहूं कि ए से और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो तुम कहते हो गुरुजी ए से बी के बीच की दूरी मान लो 200 मीटर। मान रहे हैं? माना कि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ए से और बी के बीच की दूरी मान लो 200 मीटर है। कितनी है भाई? 200 मीटर। देखो मेरे पास संख्यात्मक मान आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। तो संख्यात्मक मान मेरे पास आ गया 200, तो ये मेरे पास क्या है? परिमाण। तो ये मेरे पास क्या है भाई? परिमाण है।
कि 200 मीटर दूरी है ए से और बी के बीच। और मैं तुम्हें कहूं एक बात और कि बिंदु ए जो है और बिंदु जो बी है, इनके मध्य की दूरी 200 मीटर है, जबकि बी जो है वो ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो मैं तुम्हें कह सकता हूं बिंदु बी ए के सापेक्ष, बिंदु बी ए के सापेक्ष 200 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। 200 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन स्थित है भाई? बी। देखो एक बार ध्यान से सुनो, दोबारा से रिवाइज करो। मेरे पास कोई बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। बिंदु ए से और बिंदु बी के मध्य की दूरी कितनी है? 200 मीटर। यह है दूरी, कितनी है? 200 मीटर। अब मैं तुम्हें कहूं यहां संख्यात्मक मान आ गया, इसके कारण तो ये क्या है? राशि। और मैंने इसको दर्शा दिया किसी भौतिक राशि में, जैसे मैंने कहा दूरी। और मैं कहूं कि यहां संख्यात्मक मान देखो कितना? 200 मीटर। तो ये क्या है? इसका परिमाण। क्या है भाई? परिमाण। मैं तुम्हें कहूं कि बिंदु बी ए के सापेक्ष कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है, तो तुम कहते हो 200 मीटर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। कोण? तो तुम कहते हो बी। कौन स्थित है भाई? बी स्थित है। तो तुम यहां क्या कह सकते हो? जो ऐसी राशि जो केवल परिमाण का बोध कराए, ऐसी राशि जो केवल किसका बोध कराए? परिमाण का, तो वो राशि क्या कहलाएगी? अदिश राशि। क्या कहलाएगी भाई? अदिश राशि। कोई दिक्कत है? जिसे अपन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और मैं तुम्हें कहूं कि परिणाम और दिशा, मैं तुम्हें कहूं परिणाम और परिणाम के साथ में किसका बोध कराए? दिशा का। जैसे मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल से समझाया कि ए के सापेक्ष बी 200 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है। क्या दोनों बातें आ रही है या नहीं? मेरे पास परिमाण भी, परिणाम भी, परिमाण भी आ रहा है। मेरे पास क्या भी आ रहा है भाई? परिमाण भी आ रहा है। और परिमाण के साथ मेरे पास क्या भी है? दिशा भी है। तो ये किसको दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा किस राशि को? सदिश राशि को। किसको दर्शाएगा भाई? सदिश राशि को। तो मैं तुम्हें कहूं कि वे भौतिक राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों को दर्शाती हैं, वो कैसी राशियां हैं? सदिश। और वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण को दर्शाती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं? अदिश राशि। कौन सी कहलाती है भाई? अदिश राशियां। यहां तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। उसी के बाद में तुमसे एक बात और पूछेगा कि गुरुजी सदिश और अदिश, कौन सी राशियां तो अदिश हैं और कौन कौन सी राशियां सदिश हैं? उन सदिश और अदिश राशियों को पढ़ने के लिए मैं तुम्हें कुछ राशियां लिख रहा हूं, उनमें अपन अंतर भी करेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। तो मैं अंतर की एक बात जो मोस्टली है वो तुम्हें स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान रखना। अदिश राशियां केवल परिमाण का बोध कराती हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अदिश राशियां केवल किसका बोध कराती हैं? परिमाण का बोध कराती हैं। जबकि सदिश राशियां परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती हैं। सबसे मोस्ट और प्रमुख अंतर यही है कि अदिश राशियां केवल परिमाण का बोध कराती हैं, जबकि सदिश राशियां परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती हैं। अब अपन एक बात को यहां पढ़ें कि सदिश और अदिश राशियां कौन सी राशि तो सदिश राशि है और कौन सी राशि कैसी है भाई? अदिश राशि है। तो ध्यान रखना, इनको मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देता हूं, जिससे अपन अच्छे से उन चीजों के बारे में याद कर पाएंगे।
देखो, सबसे पहले अपन अदिश राशि को पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे कि अदिश राशियां क्या होती हैं। तो देखो, अदिश राशि की मैं बात कर रहा हूं, और अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं उनको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लिख रहा हूं, उसे याद करना संभव। उस आर्द्रता को चाबी दो। ध्यान रखना, मैं तुम्हें ट्रिक याद करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रिक से तुम थोड़े समय के लिए याद कर सकते हो। अपन वैसे हर चीज को थोड़ा समझ समझ के याद करें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अदिश क्यों है, ये सदिश क्यों है, तो हमारे दिमाग में वो चीज एकदम फिट हो जाती है। बाद में अपन उस चीज को कभी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि अपन ने उसके लिए प्रैक्टिकल किया है। और ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे तब तक समझ में नहीं आ पाएगा। तो देखो, मेरे पास पहला शब्द है ऊ से शब्द बना है ऊर्जा। मैं तुम्हें कहूं ऊर्जा कैसी राशि है, तो ध्यान रखना, उत्तर देना है अदिश राशि। दूसरा मेरे पास शब्द है से बनता है समय। मैं पूछूं समय कैसी राशि है, तो भी उत्तर देना है अदिश राशि। आ से बनता है आयतन। मैं पूछूं कि आयतन कैसी राशि है, तो बी आंसर देना है अदिश राशि। अगला शब्द है द्रव्य से बनता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि है, तो ध्यान रखना द्रव्यमान भी कैसी राशि है, अदिश राशि। अगला मेरे पास शब्द है ता से बनता है ताप। बोलो ताप कैसी राशि है, तो भी आंसर देना है ताप भी कैसी राशि है, अदिश राशि। उसी के बाद मेरे पास है को से बनता है शब्द कार्य। बोलो कार्य कैसी राशि, तो ध्यान रखना कार्य भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। मैं पूछूं अगला शब्द है चा से बनता है चाल। बोलो चाल कैसी राशि है, ध्यान रखना चाल अदिश राशि है। अगला मेरे पास शब्द है बी से बनता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन ध्यान रखना, विद्युत धारा को मैं तुम्हें अंडरलाइन कर रहा हूं, दो बातें अपन करेंगे। और दो का मतलब है दाब। बोलो दाब भी कैसी राशि है, तो ध्यान रखना, अपन कह सकते हैं दाब भी कैसी राशि है, तो दाब भी अदिश राशि है। इनके अलावा बहुत सी और चीजें हैं, जैसे मैं तुम्हें कहूं मात्रा, मैं तुम्हें कहूं क्षेत्रफल, मैं तुम्हें कहूं विद्युत विभव, मैं तुम्हें कहूं घनत्व, ये सब कैसी राशियां हैं, तो भी अपन कह सकते हैं अदिश राशि है। कैसी राशियां हैं भाई, अदिश राशि। मैंने तुम्हें अंडरलाइन किया था विद्युत धारा पे, तो यहां एक चीज देखो, ये कोई चालक तार है, ये क्या है, एक चालक तार। मैंने तुम्हें कहा ये कोई एक चालक तार है, यहाँ बिंदु है ए, यहाँ बिंदु है बी, और इस चालक तार में अपन विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें कह दिया है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है ए बिंदु से बी बिंदु की ओर हो रहा है। और कितनी विद्युत धारा का, तो तुम कहते हो 5 एम्पियर। कितनी विद्युत धारा का, 5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह अपन इस चालक तार में कर रहे हैं। किस दिशा की ओर, ए से बी दिशा की ओर। तो तुम यहां देखो, मैंने दिशा को दर्शाया है किधर, ए से बी की ओर, तो यहां शब्द आया दिशा। और मैंने परिमाण को भी लिखा है 5 एम्पियर। क्या लिखा है, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर क्या है, परिमाण। क्या है भाई, परिमाण है। अब तुम एक बात को कहते हो गुरुजी यहाँ दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन फिर भी अपन विद्युत धारा को कैसी राशि में लिख रहे हैं, तो अपन कहते हैं अदिश राशि में। कैसी राशि में लिख रहे हैं, अदिश राशि में। लेकिन क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना, यह राशि सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत
विद्युत धारा अदिश राशि। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें पूछूं कि भाई इसे विद्युत धारा को अपन सदिश क्यों नहीं लिख रहे, तो ध्यान रखना सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करने के कारण विद्युत धारा को अदिश राशि में गिना जाता है। यहाँ तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलो कि इस बात में अभी अपने को प्रॉब्लम है। मैंने ध्यान रखना तो मेट्रिक लिखा है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। उसे शब्द बना ऊर्जा, से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चार, बी से विद्युत धारा और दो से दाब। उसी के अलावा मैंने तुम्हें कहा मात्रा है, क्षेत्रफल है, विद्युत विभव है, घनत्व है, ये सभी कैसी राशियां हैं, तो मैं कह सकता हूं ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। किन राशियों के उदाहरण हैं? अदिश राशियों। अब मैं थोड़ी बात करता हूं किन राशियों की? सदिश राशियों की। किन राशियों की और बात कर रहे भैया पर? तो एक राशि और है जिस राशि को तुम कहते हो सदिश राशि। कौन सी राशि अपन कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश राशियों की अपन और बात कर लेते हैं कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। देखो भैया अपन सदिश राशियों की बात कर लेते हैं कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। तो सदिश राशियों में अपने पास क्या क्या चीजें आ पाती हैं उनको देखते हैं। अपने पास है सदिश राशि। तो सदिश राशियों में मैं बात करूं पहले विस्थापन, और मैं बात करूं वेग, इसके बाद में मैं बात करूं बल, इसके बाद में मैं बात करूं भार, इसके बाद में मैं बात करूं त्वरण, इसके बाद में अगर अपन बात करें संवेग, वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, संवेग है। संवेग के अगर अपन बाद में बात करें तो जैसे अपने पास आता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की भी बात अपन कर लेंगे। उसी के बाद में अपन अपने पास आता है विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। उनके अलावा आता है अपने पास बल आघूर्ण। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने पास है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। उसके अलावा अपन बात करें तो चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। उसी के अलावा अगर अपन बात करें तो अपने पास विद्युत तीव्रता है, इसके अलावा विद्युत तीव्रता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ये सब कैसी राशियां हैं? तो अपन कह सकते हैं ये सब कैसी राशियां हैं, तो तुम कह सकते हो ये सभी अदिश राशियां हैं। देखो पहला शब्द तुमने लिखा विस्थापन, दूसरा अपन ने लिखा वेग, अपने लिखा बल, भार, त्वरण, संवेग। उसी के बाद में अपन बात करें विद्युत धारा घनत्व, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकन तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये सब कैसी राशियां हैं? तो अपन कह सकते हैं इनके अलावा जैसे चाल प्रवणता है, ताप प्रवणता है, ये सब कैसी राशियां हैं? तो अपन कह सकते हैं ये सब सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं भाई?
सदिश राशियां हैं। यहाँ तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। ध्यान रखना, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, बल क्या होता है, भार क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे तुम्हें एक बात मैं कहूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा एक शब्द और लिख लेता हूँ, अदिश राशि। और अदिश राशि में भी मैं दो चार चीजें तुम्हें एग्जाम्पल अंतर करने के लिए एग्जाम्पलों में तो तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे तुमने लिखा दूरी, तुमने लिखा चाल, तुमने लिखा द्रव्यमान। ये मोस्टली तुमने ले लिया, जैसे दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, विद्युत धारा है। इनके अलावा मैं और तुम्हें पहले ही ट्रिक के माध्यम से समझा चुका हूं। जैसे देखो, पहला शब्द मेरे पास है यहाँ दूरी, और मैं तुम्हें कहूं कि ए से बी के बीच की दूरी 100 मीटर है। कितनी है भाई? 100 मीटर है, लेकिन वो केवल एक दूरी है। मैं तुम्हें दूरी और विस्थापन में अंतर को बता रहा हूं, एक डायग्राम बनाकर उसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये चीज है, ये कोई आयत है, मैंने एक आयत बनाया है। उस आयत में तुमने ध्यान से मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मैंने तुम्हें कहा कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तुम्हारे पास दो चीजें आ रही हैं, वो ध्यान से देखना इधर। तुमने इधर लिखा है ए से बी के और बी से यहां डी। मैं तुम्हें बात करूं ए से और यहां तक की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 3 है और ये जो दूरी है वो 4 है। तो अगर ये 3 तो ये भी 3 और ये 4 तो ये भी 4। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगर अपन बात करें ये 3 है तो ये भी 3 है और ये 4 है तो ये भी 4 है। अपने पास एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन ने कई बार पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं तुम्हें कहूं, ये कोई व्यक्ति है, यहां मान लो इस व्यक्ति का नाम राम है। राम ए से बी की ओर और फिर बी से जाता है कहां? डी तक। तो कुल कितनी दूरी तय करता है? तो तुमने कहा 7 किलोमीटर, क्योंकि ए से बी तक 3 और बी से डी तक कितनी होगी? 4। तो 4 और 3 दोनों का योग कितना हो गया? 7। मैं कहूं कोई व्यक्ति, यही राम जो है वो राम ए से जाता है सी, तो 4 किलोमीटर ये और फिर सी से जाता है डी, तो भी कितनी दूरी तय किया? 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? लेकिन मैं कहूं राम ए से डायरेक्ट चला जाता है कि कहां? डी पर। तो इन दोनों के ए से और डी के बीच की ये जो दूरी है ये कितनी होगी? तो तुम कहते हो ये कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर। कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर। अपन निकाल कर भी देख सकते हैं। जैसे आधार मेरे पास कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस लंब मेरे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितने का स्क्वायर आएगा मेरे पास? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अपने पास यहाँ जो चीजें आती हैं तो ये कितना आया? 5। तो मैं तुम्हें कहूं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? अगला मेरे पास है चाल। अगला मेरे पास क्या शब्द है? चाल। मैं कहूं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई व्यक्ति चलता है, लेकिन मैं एक बात और कह दूं कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उत्तर दिशा की ओर चलता है। किस दिशा की ओर चलता है? उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो वो मेरे पास चाल के साथ में अपने पास दिशा भी अगर बता रहा है तो वो किसको दर्शाएगा? वेग को दर्शाएगा।
किसको दर्शाएगा भाई? वेग। मैं तुम्हें बात करूं अगर भार और द्रव्यमान की, भार और द्रव्यमान की, तो ध्यान रखना मैंने तुम्हें द्रव्यमान के बारे में पहले भी बताया है कि द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। ध्यान रखना, किसी वस्तु में पदार्थ या द्रव्य की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी या फिर किलोग्राम। एक बात और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं। द्रव्यमान बदलता नहीं है। ध्यान रखना एक बात, भार जो है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। मैं तुम्हें पूछूं कि भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। और भार बराबर, भार को अंग्रेजी भाषा में वेट कहते हैं, और वेट को W से प्रदर्शित करता हूं। और W बराबर क्या होता है? M इंटू G। M का मतलब होता है द्रव्यमान और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। G का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो इन दोनों को गुणा करने पर, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को गुणा करने पर क्या आता है? मेरे पास आता है भार। क्या आता है भाई? भार। तो ध्यान रखना, भार में एक तो चीज क्या है? बल, और दूसरी चीज क्या है? दिशा। दूसरी चीज क्या है भाई मेरे पास? दिशा। मैं कहूं बल तो मेरे पास है ही और दिशा और है, तो ध्यान रखना, भार में जो दिशा होती है वो कहां होती है? तो ध्यान रखना, भार में हमेशा दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। मैं तुमसे पूछूं कि भार में दिशा कहां होती है? तो ध्यान रखना, भार में जो दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। किधर होती है भाई? पृथ्वी के केंद्र की ओर। जैसे भार बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। मैं तुम्हें कहूं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर 600 न्यूटन है। कितना है? 600 न्यूटन है। तो वो चंद्र तल पर कितना होगा? तो ध्यान रखना, चंद्र तल पर हो जाएगा 1/6, मतलब 600 में मैं 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा भाई? 100 न्यूटन। एक बात और ध्यान रखना, जी का मान जो होता है वो नियत होता है। जी को मैं कहता हूँ गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यहाँ तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये बात हो गई अपनी सदिश और अदिश राशियों की। ध्यान रखना, सदिश राशियों में ध्यान रखना, विस्थापन है, वेग है, बल है, भार है, त्वरण है, संवेग है, विद्युत धारा घनत्व है, बलागुण है, आवेग है। एक चीज को ध्यान रखना, आवेग। ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें, बलागुण है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकन तीव्रता है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, चाल प्रवणता है, ताप प्रवणता है और आवेग है इत्यादि। ये सभी राशियां कैसी हैं? सदिश है, क्योंकि ये परिणाम और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती है। इनके अलावा एक छोटा सा सवाल और बनता है, दिमाग में चलता है कि गुरुजी हमने कई बार एक राशि को और लिखा हुआ देखा है, जिस राशि का नाम है प्रदिश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज। प्रदिश राशियों को अपन ने और लिखा हुआ देखा है, तो अपन पूछ लें कि प्रदिश राशियां क्या होती हैं। तो प्रदिश राशियों के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी राशियां प्रदिश हैं, प्रदिश राशियां कहते किन्हें हैं, क्या होता है प्रदिश राशियों में, तो वो चीज होती है। देखो भाई, प्रदिश राशियों की मैं बात करूं और प्रदिश राशि को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं
टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं भाई? टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज इसमें क्या होता है भाई? जिसे दिशा व परिमाण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इनके लिए किसकी ओर आवश्यकता होती है? तल की ओर आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इन्हें दिशा व परिमाण के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इनके लिए तल की भी आवश्यकता होती है। तल की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को अपन क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। क्या कहते हैं भाई? प्रदिश राशि। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो जैसे मैं बात करूं प्रदिश राशियों के एग्जाम्पल की, तो मेरे पास है विकृति। विकृति के अलावा मैं बात करूं तो जड़त्व, आघूर्ण, और मेरे पास है प्रतिबल। ये सब कैसी राशियां हैं? तो ध्यान रखना, ये सब कैसी राशियां हैं? प्रदिश राशियां। कैसी राशियां हैं भाई? प्रदिश राशियां हैं। ध्यान रखना, प्रदिश राशियां दिशा व परिमाण के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। इनके लिए किसकी भी आवश्यकता होती है? तल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इन राशियों को क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां। जैसे मेरे पास मान लो एक खाली कोई बॉक्स है, ये मेरे पास कोई खाली बॉक्स है, और इस पर अगर मैं बल लगाता हूं तो इस पर बल लगाने से इस बॉक्स की आकृति में कुछ परिवर्तन होगा। उस आकृति में परिवर्तन होने को ही मैं क्या कहता हूं? विकृति। लेकिन इस पर बल लगाया, इसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हुआ, तो वो किसके कारण हुआ? किसी बल के कारण हुआ, और इसमें एक तल की भी आवश्यकता है। तो इसी कारण मैंने इसको क्या कहा? विकृति कहा। और तल की आवश्यकता होने के कारण इसको मैं क्या कहता हूं? प्रदिश राशि। तो ध्यान रखना, यहां तक की बात में अपन भौतिक विज्ञान में आने वाली राशियों को पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, और प्रदिश राशियां क्या है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो प्रश्न बनते हैं वो तुम्हें स्टडी मटेरियल में मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिनके माध्यम से तुम अपनी नॉलेज को देख सकते हो कि अपन ने जो पढ़ा उसमें से हमें कुछ समझ में आया या नहीं आया। यहाँ तक की बात को आप ध्यान से पढ़ना। इससे आगे का चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ध्यान रखो, अच्छी चीजें पढ़ने के लिए या आप तक अच्छा स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंटों तक पहुंचाया जाए, इसके कारण आप अपने सगे संबंधियां या अपने जो साथीगण हैं उन्हें बताएं कि सक्सेस कोचिंग ने आपका अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली। उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में जाकर आप सक्सेस कोचिंग का आपका अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है सक्सेस कोचिंग सेंटर एंड डिफेंस एकेडमी। उसमें जर्नल MM 01 बैच में आप ये जो क्लासें हैं जो अभी आप पढ़ चुके हैं उसको भी देख सकते हो। इसके साथ साथ में इसके संबंधित जो स्टडी मटेरियल है उसे भी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।